नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सिकता देव। पठानकोट एयरबेस पर हुई आतंकवादी हमले ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के नए दौर की जो शुरुआत हुई थी, उस पर इन हमलों का क्या असर पड़ेगा। क्या दोनों देशों के बीच बातचीत में ये हमले बाधा बन गए हैं। एनडीटीवी को टॉप सोर्सेज से पता चला है कि पठानकोट हमलों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर खतरे में पड़ गई है। 15 जनवरी को दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत होनी प्रस्तावित थी, जो टल सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी होगी। भारत ने पठानकोट हमले से जुड़े अहम और ठोस सबूत पाकिस्तान को दे दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान इन सबूतों पर कार्रवाई का सबूत दे, तभी आगे की बातचीत का रास्ता साफ हो पाएगा। एक सवाल ये उठ रहा है कि पठानकोट एयरबेस पर इस हमले को अंजाम किसने दिया होगा। टॉप सूत्रों से एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पठानकोट एयरबेस पर हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। जैश ए मोहम्मद के कई हैंडलर सीमा पार से आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। ये हैंडलर बहावलपुर, सियालकोट और शकरगढ़ में थे और लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पाकिस्तान के एयरबेस में ट्रेनिंग भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान के चकलाला और लालपुर एयरबेस में ट्रेनिंग दी गई। ये आतंकवादी एयरबेस और उसमें तैनात किए जाने वाले सामरिक साजो सामान के बारे में काफी जानकारी हासिल कर चुके थे। इन आतंकियों के पास से जिस तरह का असला बारूद मिला है, उससे पता चलता है कि वो खास तौर पर एयरबेस को ही निशाना बनाने आए थे। उनके पास जिस तरह का एल्यूमिनियम पाउडर मिला है, वो विमानों को निशाना बनाने के काम आ सकता था, क्योंकि उसमें लगी आग साधारण फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझ सकती थी। पठानकोट में आतंकवादी हमले के खिलाफ जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, तब लगातार इस तरह की बातें कही गई कि ऑपरेशन में तालमेल की कमी है और इसकी कमान किसके हाथ में है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। एनडीटीवी को वरिष्ठ सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान कमांड और कंट्रोल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था। कमान पूरी तरह से सेना के ही हाथ में थी। इस ऑपरेशन को बनाने के दौरान खुफिया एजेंसियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा खुद थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग भी शामिल थे। फौजी कायदों के मुताबिक ऐसे मौके पर सबसे वरिष्ठ फौजी कमांडर को कमान दी जाती है, जो मौका वारदात पर मौजूद होता है। इसी के तहत ऑपरेशन के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के आईजी मेजर जनरल दुष्यंत सिंह के हाथ में कमान दी गई। मेजर जनरल दुष्यंत सिंह पहले इस इलाके में तैनात रह चुके हैं और पूरे इलाके को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे के सारे कमांडो सेना के ही थे। एनएसजी को आतंकी हमलों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सेना की 9 कॉलम्स को भी ऑपरेशन में लगाया गया। इसके अलावा वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी ऑपरेशन में लगाए गए। सूत्रों के मुताबिक पूरी योजना और तेजी के साथ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पहली कोशिश ये थी कि एयरबेस के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स, एम्यूनिशन डिपो, फ्यूल डंप को कामयाबी से बचाया जाए, जिसमें सुरक्षा बल पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। उन्होंने आतंकवादियों को सामरिक साजो सामान से काफी दूर ही सीमित कर दिया। दूसरी कोशिश ये थी कि इस हमले के दौरान फौजियों और उनके परिवारों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसमें भी सुरक्षा बल कामयाब रहे। सिर्फ एक गरुड़ कमांडो ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी, यानी कॉम्बैट में सिर्फ एक जान गई। तीसरी कोशिश ये थी कि आतंकवादी को बहुत छोटे इलाके तक सीमित कर दिया जाए और हो सके तो किसी को जिंदा पकड़ लिया जाए, लेकिन ऑपरेशन में सभी आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये ऑपरेशन 2 जनवरी की सुबह 3:35 पर शुरू हुआ और 3 जनवरी की दोपहर 1:30 तक सभी आतंकी मार गिराए गए थे। आतंकवादी भले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन इलाके का कोमिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये पूरा एयरबेस 2000 एकड़ इलाके में फैला हुआ है और इसमें काफी ऊंची घास और पेड़ वगैरह हैं, जिसकी वजह से कोमिंग ऑपरेशन में समय लग रहा है। मुठभेड़ के दौरान पूरी कोशिश फौज की तरफ नुकसान कम से कम रखने की थी, इसलिए सुरक्षा बल छोटे छोटे ग्रुप्स में इलाके को सुरक्षित करके आगे बढ़ रहे थे। आतंकवादियों को मारे जाने के बाद भी यहां 29 धमाके हो चुके हैं, जो बताता है कि ऑपरेशन के दौरान काफी गोला बारूद इस इलाके में बिखरा पड़ा है, जो विस्फोटक साबित हो सकता है। यही वजह है कि कोई खतरा नहीं लिया जा रहा। इसके बावजूद कुछ सवाल उठते हैं, जैसा इतनी ठोस खुफिया सूचना होने के बावजूद आतंकी कैसे एयरबेस के अंदर पहुंच गए। एयरबेस की 4 दीवारी क्या पूरी तरह सुरक्षित नहीं की जा सकी? क्या 4 दीवारी पर सब जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं?
क्या 2 आतंकवादी पहले से एयरबेस के अंदर मौजूद थे? गुरदासपुर के एसपी और उनके 2 साथियों और एक टैक्सी ड्राइवर इकागर सिंह, जिसकी हत्या आतंकियों ने की, उनकी क्या भूमिका रही? क्या इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने ड्रग्स तस्करी में शामिल पूरे गिरोह का इस्तेमाल किया? तो शुरू करते हैं प्राइम टाइम। मेरे साथ एक बेहद खास पैनल। जी पार्थसारथी पूर्व राजदूत है, मनोज जोशी सीनियर फेलो ORF, सिद्धार्थ वरदराजन संस्थापक हैं द वायर के, और मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। जी पार्थसारथी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो सूत्रों के हवाले से अब NDTV को भी जानकारी मिल रही है कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता खतरे में है, शायद ये ना भी हो, तो ये तो वही हो रहा है जो हमलावर चाहते थे? देखिए, एक चीज हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते कभी एक सीधे रास्ते में नहीं चलते। काफी तोड़ मटोड़ होता है, रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन एक निरंतरता होना चाहिए। निरंतरता ये है कि एक किस्म का संपर्क हर वक्त रहना चाहिए। युद्ध में भी ये होता है, कारगिल के ज़माने में भी मैं नवाज शरीफ से मिला करता था। तो अगर ये स्थगित हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कुछ दिनों के लिए, जब तक पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करे, लेकिन मैं समझूंगा बेहतर रहेगा अगर दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिले और जो भी सबूत हमारे पास है हम सिर्फ पाकिस्तान को ना दें बल्कि सारी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दें, ताकि वो भी अवगत हो जाएं कि ये कैसे घटना घटी है और किस तरह से पाकिस्तान से समर्थन मिला है। एक और चीज़ मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आपने कहा था कि आपको स्पष्टीकरण मिला है कि कोई कमांड का विषय नहीं था और फौज सेना इसके पूरे नियंत्रण में थे। इसे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे बैठा था NSC का उपनिर्देशक, जो सैनिक निर्देशक, जो सैनिक नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर है। और मैं समझता हूं कि एक अर्धसैनिक बल को सैनिक ठिकाने के अंदर इस तरह मिक्स्ड कमांड रखना बहुत गलत है। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं क्योंकि 1965 के जंग में मैं पठानकोट में था और पठानकोट इलाके के एयरपोर्ट का हर एक कोना जानता हूं। दूसरी बात ये कि जब ये घटना घटी और लोगों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया, तो पठानकोट में 2 इन्फेंट्री डिवीजन है, स्पेशल फोर्सेस उनके साथ हैं, वो क्यों नहीं तुरंत उनको तैनात नहीं किया गया? क्या जरूरत थी NSG को यहां से ले जाना? मैं नहीं जानता हूं कि मनोज के इस पे क्या विचार है, लेकिन ये तो मेरे मनोज से हम कल ये चर्चा कर चुके हैं। शायद ये हो सकता है कि हॉस्टेज क्राइसिस ना हो, इस एंटिसिपेशन में NSG को यहां से फ्लाई किया गया था, लेकिन अब बात आगे बढ़ने की। हॉस्टेज क्राइसिस ही नहीं, दिस इन्वॉल्व्स एरिया डिफेंस ऑफ 24 स्क्वायर किलोमीटर्स। 100 NSG के कमांडो क्या करेंगे वहां? तो ये जो तर्क दिया जा रहा है मनोज, चलिए मैं भारत पाकिस्तान रिश्तों पर आगे बढ़ने से पहले फिर हम टेक्निकलिटीज में आते हैं। जो आज NDTV को सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं कि क्योंकि जो वरिष्ठ फौजी रूल ये होता है कि जो मौके पर मौजूद जो वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके हाथ में कमान दी जाती है, तो NSG के जो IG थे मेजर जनरल दुष्यंत सिंह, वो सबसे वरिष्ठ थे वहां पर, इसलिए उन्होंने कमान संभाली। क्या ये एक सही तर्क है? ये बिल्कुल झूठ है। देखिए, जहां तक कि हमको जानकारी है और ये पब्लिक से जानकारी है, मेरे पास कोई अंदरूनी बात मुझे नहीं मालूम है। जहां तक कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है कि वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर एयर मार्शल देव को भेजा गया था शुक्रवार की शाम को, वहां भेजा गया है, तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी तो वही हैं, एयर मार्शल देव। तो NSG तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि NSG के कमांडर जो हैं वो वरिष्ठ हैं? सरकार के हवाले से, सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से आज हमारे पास ये खबर आई है जिसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आप जानकारों से राय भी ले रहे हैं। ऐसा है, इस समय सरकार जो है झूठ पे झूठ, असली प्रॉब्लम समस्या ये यहां खड़ी हो जाती है जब, और वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है, जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके बाद जब दूसरी झूठ बोलनी होती है तो वो और उलझ जाते हैं। अब यहां उलझन की समस्या सामने आ रही है
कि आपने जो है यहां पे जो आपकी जो हैंडलिंग रही है वो बिल्कुल ही नाकाम रही है और इनकॉम्पिटेंट रही है। अगर बिल्कुल साफ स्तर पे ये कहूं, आपने पहले ही से यही तय किया था कि वहां का एक सिंगल कमांडर कौन है, बेस कमांडर का क्या रोल था इसमें। पंजाब पुलिस, देखिए यहां पे तीन मुद्दे हैं। एक तो ये है कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ वो केंद्र के हाथ में है। दूसरा है पंजाब प्रांत जहां पे ये हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट चंडीगढ़ के हाथ में है। तीसरा है एयरबेस, वो भी केंद्र के हाथ में है। अब यहां पे तालमेल का जो सवाल है वो केंद्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे तालमेल होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। और जैसे कहा गया है, पर मनोज आज ये कहा जा रहा है कि अब जो आईजी थे मेजर जनरल दुष्यंत सिंह वो इस इलाके में पहले तैनात थे, इस इलाके को अच्छी तरह से समझते थे, और एनएसजी के जो कमांडोज हैं उनके नीचे जो थे, जो वहां मौजूद थे, वो सेना के ही कमांडोज हैं, तो उनको भी वही ट्रेनिंग है। एक संवैधानिक तौर से किसकी जिम्मेवारी है ये? एनएसजी एक होम मिनिस्ट्री का फोर्स है, इलाका है ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। क्या हमारे सैनिक अपने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आज तक तो उन्होंने ही किया है। आज तक उन्होंने, और ये जो हमारे स्पेशल फोर्सेस वहां हैं 20 साल 25 साल से लड़ते आ रहे हैं वहां उस इलाके जम्मू कश्मीर को जानते हैं अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये है, मैं आपको खास जो ये बात कही जा रही है, जहां तक कि पठानकोट बेस है, ये एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहां पे सन 71 में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है शक्करगढ़ में, जब हमने हमला किया था, और वो चिकन्स नेक कहते हैं जहां तक की घुसपैठ होती है। सितंबर 2013 से, जैसे मैंने आपसे कहा था कल, 5 बार घुसपैठ हो चुकी है इस इलाके में, जम्मू और इस इलाके में। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं कि अगर युद्ध छिड़ेगा तो कैसे पठानकोट हवाई अड्डे का। आप कह रहे हैं कि सरकार इस वक्त चाहे जो भी कहे, आप ये मान रहे हैं कि जो वहां पर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं हुए इस ऑपरेशन में? बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि आप भी मानते नहीं हुए? क्योंकि अगर कैसे हो सकते हैं? आप एनएसजी का क्या रोल है? एनएसजी कहां आता है वो? अगर फर्ज करें बंबई जैसे एक छोटे इलाके में आप अर्बन वॉरफेयर कर रहे हैं तो एनएसजी की जरूरत है। ऑपरेशन की योजना बनी, सिद्धार्थ वरदराजन को भी इसमें शामिल करूंगी, जो इस वक्त जो तमाम तस्वीर धीरे धीरे जो साफ हो रही है, जो सरकार के हवाले से जो टॉप सूत्र हैं उनके हवाले से जो हमारे पास जानकारियां हैं कि थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन किया गया, और क्योंकि वहां पर सीनियर मोस्ट आईजी थे एनएसजी के, इसीलिए उन्हें वो वहां पर लोकली वहां पर वो कमान सौंपी गई। सिद्धार्थ, देखिए ये सारा जो है सरकार का पोस्ट फैक्टो रीजनिंग, अब जो इनकी कड़ी आलोचना की जा रही है, जब तक ऑपरेशन जारी था मुझे लगता है कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं जिनको अचरज हुआ कि भाई एनएसजी इसमें इन्वॉल्व क्यों है, किसी ने बयान जो है दिया नहीं, किसी ने कुछ टोका नहीं। लेकिन अब जो इंसिडेंट खत्म हो चुका है और 3 दिन के दौरान जो एक केओस और कंफ्यूजन नजर आया है, अब इस पे चर्चा होनी चाहिए और एक ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। चलिए मैं मानता हूं कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो बीजेपी जो है नहीं मानना चाहेगा कि कोई गलती हुई, लेकिन सरकार के अंदर सिद्धार्थ दिया जा रहा है कि एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो सेना से आए हैं, वो सेना के बेहतरीन कमांडोज हैं, और वहां पर जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उन्हें सुरक्षित करना था, वो प्राथमिकता थी। वहां पे मैं आपको जवाब दे सकता हूं। जी सिद्धार्थ। नहीं, देखिए सिकदा जी, जो बात पार्थसारथी साहब ने आपके सामने रखी कि भाई एनएसजी का रोल, एनएसजी का जो रोल है ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपके हॉस्टेजेस, कहीं पे आपके हॉस्टेज सिचुएशन है या कोई ऐसी जगह जहां पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है एक फोकस्ड ऑपरेशन के लिए, लेकिन आपने इनको एक एज ए प्रिवेंटिव मेजर एक कंटोनमेंट में डिप्लॉय किया जहां पे फौज ऑलरेडी है, और फौज के ऐसे टुकड़े जो एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको पूरी तरह से जानकारी है, और उनको आपने एक तरह से दरकिनार किया, एक तरह से साइडलाइन किया, और इसका अंजाम आप देख चुके हैं कि जो चीज शायद एक दिन में खत्म होनी चाहिए थी, मनोज, ये 3-4 दिन जो है ये इंसिडेंट घिसा।